नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर हंगामा लगातार जारी है और बीजेपी और अमित शाह पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुके हैं। तो ऐसे में अब ना तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कि इसका तोड़ वो क्या निकालें, कि जिस तरह से वो अंबेडकर पर दिए गए अपने बयान पर जिस तरह से उन्होंने अपमान उनका किया है उस पर पूरी तरीके से घिर गए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी झूठ, षड्यंत्र और गुंडागर्दी का सहारा ले रही है और ऐसा करके वो अपने ही बनाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। आपको ये पता ही है कि सुबह विरोध प्रदर्शन, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जब अंबेडकर के स्टैचू से मकर द्वार की तरफ जा रहे थे विपक्ष के सांसद और लगातार जय भीम के वो नारे लगा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके और कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके बीच में आपस में टसल हो गई, जिसमें अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दो जो उनके सांसद घायल हुए हैं वो उनको राहुल गांधी ने, खासतौर पर प्रताप सारंगी को लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है और अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा खेल अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, लेकिन उसका हर हथकंडा फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब उनके ही सांसद ने उनकी पोल खोल दी है। दूसरे जो सांसद हैं जिनका नाम है मनोज राजपूत, जो बताया जा रहा है कि इस पूरी टसल में घायल हुए हैं, उन्होंने खुद मीडिया के कैमरे के सामने ये कहा कि जब उनको चोट लगी तो राहुल गांधी आगे खड़े हुए थे, यानी कि उनके राहुल गांधी के धक्के से उन्हें चोट नहीं लगी है, जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दूसरा झूठ जो पकड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी का वो ये, अमित मालवीय से लेकर अनुराग ठाकुर, जी हाँ वही गोली मारो वाले अनुराग ठाकुर, उन्होंने ट्वीट की है राहुल गांधी की बाइट और पूरा जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है बीजेपी का, उसने भी एक राहुल गांधी की बाइट को काट छांट कर ट्वीट किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है। और किरण रिजिजू अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं क्या कुंग फू इसलिए सीखा है राहुल गांधी ने ताकि जो सांसद हैं उनके साथ इस तरह की धक्का मुक्की करके उनको गिरा सके, ये अब उनका कहना है। लेकिन आप ये देखिए कि उन्हीं के सांसद के ने पूरी तरीके से ये कह दिया बीजेपी के कि जब उनको धक्का लगा या जब उनको चोट लगी तो राहुल गांधी आगे खड़े हुए थे। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है और कैसे उन्होंने इसकी पोल पूरी खोल दी है झूठ की, जो बीजेपी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ गढ़ रही है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि अमित शाह के दिए गए बयान पर जो पूरी तरीके से घिर गए हैं, जिनके अब एक तरह से डिफेंड करते हुए पूरी पार्टी और नरेंद्र मोदी आ गए हैं, वो आखिर कैसे अपना बचाव करें। सुनिए आप प्रियंका गांधी को क्या कुछ उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे जो कुछ देखने को आया? मैम राहुल जी के खिलाफ कंप्लेंट राहुल जी बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देखते हैं, हम पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से?
ये कह रहे हैं सर पैसेज दिया नारा की कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे। हम अब राहुल जी और के हमने खिलाफ- कुछ कहा भी नहीं, हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी के एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। तो खुला चैलेंज यहाँ पर दिया है प्रियंका गांधी ने कि मैं चैलेंज करती हूँ जय भीम यहाँ पर बोले। उन्होंने कहा कि लगातार जब से शीतकालीन सत्र हुआ है लगभग हर रोज विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज जिस तरह से जो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर जो हुआ है, जो मकर द्वार पर हुआ है, वो जाहिर सी बात है संसद के इतिहास में काले अक्षरों में इसको लिखा जाएगा, क्योंकि सांसदों को चुनकर इसलिए भेजा जाता है कि वो आपके हमारे मसले उठाएं, हमारी आवाज वहां जाकर बुलंद करें। लेकिन देखिए किस तरह से धक्का मुक्की और गुंडागर्दी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर लगातार झूठ और षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। जिस तरह से उनकी काट छांट कर क्लिप को बाकायदा तौर पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि एक पत्रकार खड़गे जी को लेकर क्या उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसको लेकर वो सवाल पूछता है। उस पर राहुल गांधी कहते हैं हाँ हुई, उसको वो रिपीट करते हैं और कहते हैं कि लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके 15 सेकंड की क्लिप को काटकर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो इसको ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसी की माहिर है भारतीय जनता पार्टी कि किस तरह से वो झूठ फैलाती है, षड्यंत्र करती है, प्रोपेगेंडा करती है, षड्यंत्र करती है, गुंडागर्दी करती है। ये कोई नई बात उसके लिए नहीं है, और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर। लेकिन अभी वो इस तरह से घिर गई है चारों तरफ से कि अब उसकी समझ नहीं आ रहा है कि इसका वो काट क्या लेकर आए। तो उनको लग रहा है कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जाए, अपने गुलाम मीडिया के जरिए इस पूरे मामले पर हेडलाइंस मैनेजमेंट की जाए और राहुल गांधी को सेंटर में रखकर उनको विलन बनाया जाए। और ऐसा करके उनको ऐसा शायद गलतफहमी हो रही है कि अमित शाह ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान के निर्माता है उनका जो अपमान किया है उससे वो बच निकलेंगे। ये एक ऐसा मामला है संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, आपको ये पता है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 240 पर सिमट गई थी। ये उसके लिए एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो ना उसको गलते बनती है ना निगलते बनती है। संविधान पर जो चर्चा हुई पार्लियामेंट में, उसमें आपने देखा कि किस तरह से बैकफुट पर पूरी बीजेपी थी और पूरी तरीके से वो घिरी हुई थी। और अमित शाह ने एक तरह से अपना जो वो सोचते थे वो एक तरह से अपने पूरे भाषण में उन्होंने कह दिया और उसको हाथों हाथ लिया विपक्ष ने, जिस पर अब वो घिर गई है। लेकिन आप ये देखिए धक्का मुक्की और गुंडागर्दी जिस तरह से आज हुई वो सब आपने देखा और अब इसको लेकर बाकायदा तौर पर झूठ फैलाया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आप देख सकते हैं गिरीश जोशी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। गिरीश जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ आवेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। आवेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। गिरीश जी शुरुआत में आपसे करूं, ये जो पूरी आज हमने संसद के बाहर जो हमने देखा अमित शाह के बयान को लेकर, जिस तरह से हमने विपक्ष और पक्ष के सांसदों में हमने टसल देखी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सब कुछ अमित शाह ने जो बयान दिया है उससे कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट की जाए, किस तरह से इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जाए? अब वो पूरा षड्यंत्र और झूठ जो है वो शुरू हो गया है, जिसके सेंटर में राहुल गांधी को रखा गया है और अब उनके खिलाफ FIR तक कर दी गई है। पूछना जी, आप 140 करोड़ का युद्ध लड़ रहे हैं, ये बच्चों का खेल नहीं। आपने टाइम प्लीज कर दिया और आप रुक गए। जब आप जिसके सामने लड़ रहे हो उसकी अगर रणनीति आपको पता नहीं है तो आप नहीं लड़ पाओगे। आज 24 घंटे के बाद उनको पता है सुबह ये लोग करेंगे, फिर हम धक्कामुक्की करेंगे, फिर FIR होगी, फिर गिरेगा। अंबेडकर जी का अपमान हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों ने जाके केस किया है होम मिनिस्टर पे, क्योंकि एट्रोसिटी में एक्ट में ही आता है। आपने किसी भी दलित या किसी का अपमान नहीं कर सकते। आपने तो इतने बड़े लीडर का इंसल्ट कर दिया, किसी ने करा? तो ये
ऐसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। और अभी आपने एफआईआर कर दिया तो आप रो रहे हैं कि देखो उन्होंने गलत केस कर दिया राहुल गांधी पे। जब खड़गे जी को धक्का दे दिया गया तो इमीडिएटली पैरेलल सामने कंप्लेन हो जानी चाहिए थी ना, तब जाके तो मामला सेटल होगा। और इनका आईटी सेल इतना मजबूत है, मैं कहीं अभी सुबह से मैं जा रहा हूं पेट्रोल पे, वहां पे कोई भी कांग्रेस या ऑपोजिशन का प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहा है कि कितने स्टेट्स में एजिटेशन हुआ है। आपको ये हाईलाइट करने की जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में इसका रिएक्शन आया है। आप वही 4-5 जगह दिखा रहे हो, तो अगर आप आईटी वॉर के सामने आईटी वॉर नहीं करोगे और ये समझोगे कि लोग सब जानते हैं, तो लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया कुछ नहीं बताने वाली है। तो आपको अगर युद्ध लड़ना है तो आपके पास औजार सेम होने चाहिए, आपने भी रिएक्ट करना चाहिए। सॉरी। और एक बात समझ लीजिए कि अगर अमित शाह जैसा बंदा पार्लियामेंट में अगर ये कमेंट करता है तो ये डेफिनेटली इसके पीछे को बहुत बड़ा डिजाइन होता है, ये इतना आराम से नहीं बोल देता ये। और माफी मांगना फितरत में नहीं है। किसानों के लिए मोदी जी ने कैसे माफी मांगी थी कि मेरी शायद तपस्या में कुछ कमी रह गई, मैं समझा नहीं पाया। उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं। शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, बड़ा ही प्रिकेरियस सिचुएशन हो गई थी, तो वहां भी उन्होंने क्या बोला कि मैं दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो रहा हूं, माफी नहीं मांगी। तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये माफी मांगेंगे? आप इन्हीं की भाषा में जब अब इनके सामने खड़े हो जाओगे वो औजार लेके, तब जाके कुछ सेटलमेंट होगा। और इनको अभी तो पार्लियामेंट डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे मुद्दे अगर पार्लियामेंट के बाहर रहेंगे तो एक ही मुद्दा होगा कि आने नहीं दे रहे, अंदर जाएंगे तो 50 मुद्दे। आपका वक्फ बोर्ड का बिल गिर गया, उस पर आपने जवाब नहीं दिया, आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी का क्या हो रहा है नहीं पता है। तो बेहतर ये है कि वो अंदर आके कुछ सवाल पूछे, उससे अच्छा ये। और सबसे बड़ा छेड़ने का मौका ये होता। लेकिन आंबेडकर जी सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे, आंबेडकर जी थ्रू आउट 65% एससी एसटी ओबीसी के नेता थे, सब लोगों के नेता थे। और जब उन्होंने वो कार्य किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी कौम के लिए आजादी मांग रहा हूं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सब कौमों के लिए आजादी मांगी। और वो रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, तो जितनों का हाथ हुआ वो सारे के सारे कुछ रिएक्शन तो दें। आप 2-3 जगह का दिखा रहे हो, चला दिया नहीं। आपने ऑल इंडिया, आपके दलित वर्ग ओबीसी भाई निकले हैं, उनको कितनी दिल को ठोस पहुंची, ये तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही एक बड़ा डिजाइन के हिसाब से कहा गया है। ये थोड़े दिन चलाते रहेंगे, वो बीजेपी के एडवांटेज में है। जी जी। आवेश जी, आपको क्या लग रहा है ये तमाम जो सब कुछ हो रहा है, जो खासतौर पर हम सुबह से देख रहे हैं, जो टसल हुआ है आपस में, और उसके बाद अब बीजेपी की आईटी सेल जिसके लिए वो माहिर है और बीजेपी जिसके लिए माहिर है, वो अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। क्या आपको लग रहा है ऐसा करके बच निकलेंगे अमित शाह? दरअसल बीजेपी के डी से गोल गेंद जो है बाहर निकल चुकी है, अब वो साफ दिखाई दे रहा है। आज की जो परिस्थितियां हैं, नेहरू और गांधी से इतर अंबेडकर की छवि ऐसी है कि पूरे देश में पक्ष विपक्ष कोई भी व्यक्ति हो, सब उनका सम्मान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर को अगर होम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। और यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि यह कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है या कांग्रेस पार्टी का हस्तक्षेप है। दरअसल यह देश का हस्तक्षेप है। ये जो मूवमेंट बना है अंबेडकर के खिलाफ बोलने के बाद देश भर में, यह कांग्रेस पार्टी की वजह से केवल नहीं बना, जनता शामिल हो गई है उसमें। आम आदमी पार्टी बोल रही है, समाजवादी पार्टी बोल रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जय भीम के नारे लग रहे हैं, वहां कौन सी कांग्रेस है? और बड़ी सीधी सी बात है, ये सब कोई जानता है कि बीजेपी का आईटी सेल क्या करेगा। तो ट्विटर पर खाली विरोध प्रदर्शन नहीं होता, सड़क पे होता है। जो संसद परिसर में हो रहा है वो देखने लायक। 2 युवकों की जान चली गई, कितनी उम्र थी उनकी। जो मृदुल इस्लाम मरा वहां गुवाहाटी में, और जो लड़का जिसकी लखनऊ में डेथ हुई प्रभात पांडे की, सोचिए कितने कम उम्र के लड़के थे। तो एक सवर्ण ब्राह्मण और एक मुस्लिम ने अपनी जान दे दी अम्बेडकर के लिए। यह वह देश है। अम्बेडकर केवल दलितों के नहीं है, अम्बेडकर केवल कांग्रेस के नहीं है, अम्बेडकर सबके, समूचे हिंदुस्तान के। और बड़ी सीधी सी बात है, देखिए जो प्रतिक्रिया आई है अमित शाह के बयान के बाद, वह स्वाभाविक है।
राजनीतिक पार्टियां स्ट्रेटेजी तय करके अपना फैसला करती है कि कैसे आंदोलन करना है, क्या करना है। लेकिन अभी तो आप स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। और आज सोचिए, ये लोग अम्बेडकर का कितना सम्मान करते होंगे। पहले इन्होंने अम्बेडकर के बारे में ऐसे बोला, और आज पार्लियामेंट के भीतर जो स्थिति थी, जिस तरह से इन लोगों ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ घेराबंदी कर रखी थी, जिस तरह से खड़गे को घेरा, जिस तरह से कि प्रताप सारंगी जो कि ग्राहम स्टेन्स की हत्या का आरोपी रहा है, उस व्यक्ति को तो वो कह रहा है कि हमको राहुल गांधी ने धक्का दिया। मुकेश राजपूत जो दूसरा सांसद है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी ने तो धक्का दिया ही नहीं, वो तो मेरे आगे खड़े थे। तो सारी इनकी जो भी झूठ है, असत्य है, सारे के सारे एक्सपोज हो रहे हैं। कांग्रेस जो जमीन पे कर रही है उसका स्वागत है। और हर हिंदुस्तानी को जो हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, उसको अम्बेडकर के साथ, अम्बेडकर के नाम के साथ खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि अमित शाह ने जब बयान दिया उसके बाद वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया। अब उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रिया श्रीनित ने, और उन्होंने वो प्रूफ के साथ ये कहा कि ये तो पार्लियामेंट की वेबसाइट से मैंने ये पेपर निकाले हैं, ये उसकी कार्यवाही में दर्ज है, और वर्ड बाय वर्ड उन्होंने पढ़कर सुनाया। तो अब तो जो अमित शाह ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या नरेंद्र मोदी उनके बचाव में आके उतरे जो उनको उतरना ही था, और पूरी बीजेपी को, क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें कुछ भी इसमें से काम करता हुआ नजर आ गया है, या फिर इस तरह से बीजेपी अब घिर गई है कि उसको लग रहा था कि ये तो सिर्फ संविधान पर बहस है, हम बड़ी बड़ी बातें कर लंबे लंबे भाषण देकर इसमें घेर लेंगे, लेकिन ऐन मूवमेंट पर क्या आपको लगा कि सेल्फ गोल कर गए अमित शाह और सेल्फ गोल कर गई बीजेपी? दरअसल सेल्फ गोल सिर्फ अमित शाह और बीजेपी ने नहीं किया, सेल्फ गोल की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। दरअसल इनकी आदत हो चुकी है कि देश के महापुरुषों और क्रांतिकारियों के ऊपर हमले बोले जाएं। अगर वो नेहरू के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, नेहरू के प्रधानमंत्री होने पर सवाल खड़ा करते हैं, तो वो इस बहाने महात्मा गांधी पर सवाल खड़ा करते हैं। ये सच्चाई है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल नहीं चाहते तो नेहरू प्रधानमंत्री देश के कभी नहीं बन पाते। दूसरी बात कि अमित शाह का ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने कहा या डॉक्टर अंबेडकर को कहा। छत्तीसगढ़ में 2018 का इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव का वक्त था, विधानसभा चुनाव का। उस दौरान अमित शाह ने गांधी जी को एकदम सभा, भरी सभा में, जहां पर करीब 50,000 लोग थे, कहा कि चतुर बनिया है गांधी जी को। बताइए, तो अमित शाह की भाषा, अमित शाह की शैली, अमित शाह के जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, उसको लोग जानते हैं, देख रखे हैं, उनके इतिहास को जानते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी, जब संविधान पे बहस हो रही है, आप पूरा संविधान की बहस को आप अतीत में ले जा रहे हो। आज के हिंदुस्तान में जब देश के अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखकर छोड़ा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का सारा अधिकार स्थगित हो गया है, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थगित है, जब हमारे जैसे, आपके जैसे लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि सरकार क्या करेगी, तब आप किसकी संविधान की दुहाई दे रहे हो भाई? यही प्रधानमंत्री है ना कि 15 अगस्त को बोला था, इसी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से बोला था कि हम लोगों का जो हम लोगों का संविधान है, संविधान में सांप्रदायिकता खाली भरी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को खुद भी नहीं पता है कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है। और अभी फिलहाल बीजेपी अभी चौतरफा घिरी हुई है, और जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो जो करती है उसके बाद माफी तो वो दूर की बात है, माफी तो वो नहीं मांगती है। लेकिन क्या ऐसा कर गिरीश जोशी जी
डर तो गई है बीजेपी कि गलती तो हो गई है अमित शाह से, अब इसको किस तरह से सुधारा जाए ये उनको समझ नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र है, तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें बीजेपी पर भारी पड़ने वाली हैं? वो वोट बैंक जो कहीं ना कहीं गया था बीजेपी की तरफ और लोकसभा में फिर से हमने देखा कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ वापस आया, क्या आपको लगता है कि इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से लीड ले ली है? जो हम पूरा शीतकालीन सत्र हमने देखा जहां पर एक भी ढंग की कोई चर्चा नहीं हो पाई, कल उसका आखिरी दिन है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर इंडिया गठबंधन ने लीड ले ली है और अब बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस पर क्या करे, तो ये सब कुछ कर रही है जो हमारे सामने है? दूसरा जी देखिए, एक तो इनका जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल था वो बहुत बुरी तरह पिटा। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, उसमें और एक उजागर हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहीं पर भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। बैलेट आने के बाद तो ये ओपिनियन और एक खड़ा हो जाएगा, जैसे ही ये लोकसभा का सेशन पूरा होगा लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, ये बात चलेगी। अब इसमें दो वर्जन भी आ रहे हैं कि आप देखिए, अगर इनको चाणक्य कहा जाता है तो इनसे गलती हो गई तो 2 दिन चुप रह जाते हैं तो ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना कि मेरे से गलती हो गई, इसके बजाय ये बताना कि भाई कांग्रेस ने तो नेहरू अंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान किया था, उन्होंने हराया था, तो ये इस मैटर को बहुत ही जोर शोर से जिंदा रखना चाहते हैं, ये हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरा इंटरनल पॉलिटिकल वर्जन भी आ रहा है कि कहीं से भी आरएसएस का जैसे इशारा है कि भाई अब हर मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। ये पुराना वीडियो था लेकिन वो डिस्कशन में आया है, तो आरएसएस ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि इस सब्जेक्ट को आप बंद करो। तो अब उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट रहता है? तो उनके बाद एक बर्निंग सब्जेक्ट ये आ गया कि अंबेडकर जी को कुछ बोल दो। क्यों कि अगर 75 वाला रूल लगता है और मोदी जी रिटायर हो रहे हैं तो वहां पे 2 लोग बहुत जोर शोर से रेस में भी लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सोचता है कि मैं इसको हथिया लूं, ये सोच रहे मैं उसको हथिया लूं, तो ये उसी गेम के चक्कर में ये आपस में भिड़े हुए हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं, अगर नॉर्मल इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल का आदमी भी ये स्टेटमेंट बोलता तो शायद एक बार बोल देते कि भाई अंबेडकर की भक्ति बंद करो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन उन्होंने वो डेलिबरेटली उसको इरिटेट करने के लिए उन्होंने ये बोला है। क्योंकि मैं समझता हूं ये दोनों बहुत अच्छे ओरेटर है, ये गलती से भी कभी ऐसा कुछ बोल नहीं देंगे, बोल देंगे तो उसी वक्त उसको रिवर्स भी कर लेते हैं। तो ये डेलिबरेटली किया गया कोई षड्यंत्र है, या तो इनके आपस में या इनको पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके रखना है, क्योंकि वो पोजीशन नहीं रहेगी कि अभी बाकी जो बिल है आप पूरे ऑपोजिशन को ही बाहर निकाल के कर लो। और सबसे बड़ा हिडन मैसेज ये गया कि कल इनके 11 आदमी गुम थे। ये क्या बताता है कि इनकी सारी पॉलिसीज में पहले जो इनको ऐसे था कि हमने विप बोल दिया तो आदमी कहीं से भी आके हमारे फेवर में बैठ जाएगा, वो पोजीशन कहीं डाइल्यूट होती चली जा रही है। और अभी जो ये हुआ है इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, वरना वो भी ग्राउंड लूज करेंगे। तो बहुत ही एक डिसिसिव सिचुएशन आया है, इसमें शायद धीरे धीरे पढ़ते खुलेगी तो समझ में आ जाएगी कौन किसने किसको डैमेज किया है। जी जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एब्सेंटीज हमने कल देखे और 11 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और पहले होता था कि अगर वेब जारी कर दिया तो अब इससे इतर कुछ हो नहीं सकता है। क्या नरेंद्र मोदी जो बैसाखियों पर टिके हुए हैं वो अपनी ही पार्टी के अंदर कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि क्या ये जो अंबेडकर का अपमान हुआ है, क्या उस पर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं? क्या ऐसी पार्टी के साथ वो अभी भी खड़े नजर आएंगे, ऐसे गठबंधन का वो हिस्सा रहेंगे? तो एक तरह से क्या ये माने आवेश जी के धर्म संकट में डाल दिया है चिट्ठी ने चंद्रबाबू नायडू को और उसके साथ साथ नीतीश कुमार को भी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो चलो फिर भी हम मान लें कि अभी उन्होंने सरकार बनाई है और उनके पास वक्त है, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो वक्त नहीं है। वहां तो कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, बिहार में अगले साल चुनाव होंगे, तो ऐसे में उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। और केजरीवाल का ये दाव जो है वो उन्होंने बड़ी होशियारी से चला है कि इस पूरे बहस में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को उन्होंने घसीटा है। और ये भी हम ये देखें कि जब सत्ता पक्ष के सांसद पार्लियामेंट के बाहर जब आज विरोध कर रहे थे, उनके हाथ में मोटे मोटे डंडे थे और पतली पतली उसके ऊपर तख्तियां लगी हुई थी। वो भी एक सवाल है कि आखिर वो मोटे डंडे लाकर क्या करना चाहते थे वहां पर।
तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी के सांसद वहां पर मौजूद नहीं थे। तो इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि नीतीश की राजनीति जो हमेशा से रही है वो समतावादी रही है और जेपी आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे, सामाजिक न्याय के पूरे आंदोलन के बड़े चेहरे रहे नीतीश कुमार, और नायडू का स्वभाव भी लगभग वैसा ही रहा है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, वो जानते हैं कि जो अभी लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें बहुत साफ साफ अक्स दिखाई दे रहा है कि संविधान को लेकर के जो कांग्रेस की लाइन थी उसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अब क्या है कि संविधान के साथ साथ अंबेडकर पर भी हमले को जनता देख रही है। आप बिहार घूमेगी, समूचे बिहार में जो वहां की दलित जातियां हैं, वो वहां के सवर्ण, क्योंकि जागरूक वो सामाजिक न्याय का प्रदेश ही है, तो अंबेडकर वहां के लोगों की राजनीतिक चेतना में बसे हुए। अब क्या है कि नीतीश कुमार को यह पता है कि अगर विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति खराब हुई तो हमारी राजनीति तो खत्म होगी ही होगी, हमारी पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ये बात जानते हैं नीतीश कुमार, और अब यह विपक्ष को तय करना है कि इस जो टेम्पो हाई हुआ है, जो पिछले 2 दिनों से जो तमाम लगातार हार के बाद सियापा पसरा था विपक्ष की राजनीति में, अचानक जो जाग खड़े हुए हैं, अगर ये टेम्पो बना रहा तो इससे देश की राजनीति भी बदलेगी बुशरा। क्योंकि एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार अपना स्टैंड लेंगे। वो जानते हैं कि अपनी राजनीति के साथ साथ उनको पार्टी की राजनीति भी बचानी है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है वो काबिले गौर है। और मेरे पास जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने कुछ साथियों के साथ बैठक भी की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। तो देखना होगा कि अगले क्या नीतीश कुमार का कोई बयान आता है। और एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अगर बयान देंगे तो ये वो कभी नहीं कह सकते हैं कि अमित शाह के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। वो निश्चित तौर पे आलोचना करेंगे इस बात की, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि इस पर जनता दल यू अपने स्टैंड को क्लियर करे। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जो 2 बैसाखियां हैं जिन पर ये सरकार टिकी हुई है, वो आखिर क्या कहती हैं इस पूरे मामले पर। क्योंकि अंबेडकर की बात जब हम करते हैं तो वो भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि इस पूरे देश के नेता हैं, रहे हैं और संविधान निर्माता हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो जिस वोट बैंक पर सबकी नजर है वो दलित वोट बैंक है, वो SC ST OBC वोट बैंक है, जिसकी बात लगातार हो रही है और जिसने कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव ने अपना मन बताया। उन्होंने बताया कि ये मुद्दा लोकतंत्र, संविधान को बचाना, आरक्षण से जुड़ा मुद्दा जो है उस पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया कि संविधान बदलेंगे, ये मुद्दा काफी बड़ा है और ये दुखती रग है गिरीश जी भारतीय जनता पार्टी की। और इस दुखती रग को लगातार कुरेदने का काम विपक्ष कर रहा है, चाहे अखिलेश यादव PGA का नारा दे रहे हो या राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र संविधान को बचाने की बात कर रहे हो, या संविधान के 75 साल पूरे होने पर संविधान पर चर्चा की बात का नोटिस दिया जाए और उस पर बीजेपी पूरी तरीके से घिर जाए। क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि दिल्ली बिहार का चुनाव है, खासतौर पर बिहार के लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बुशरा जी, इसकी शुरुआत तो राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दी थी कि कास्ट सेंसस आप करिए, जिसका जितना हक था उसको उतना हक मिलना चाहिए जितने उनका प्रतिनिधित्व है। अभी आपको थोड़ा सा मैं पीछे हिस्ट्री में ले जाऊं तो बहुत ही इंडिपेंडेंस के बाद इसका सबसे पहले सूत्रधार जो था अनटचेबिलिटी का, वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो छुआछूत वाला मामला इसको हटा देना है। और बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि उसी वक्त एक उन्होंने एसोसिएशन बनाने का, लीग बनाने का बोला, दैट वाज एंटी अनटचेबिलिटी लीग। फिर उसका नामकरण कर देते हैं वो कि हरिजन सेवा संघ बनेगा। और हरिजन सेवा संघ के स्थापक कौन थे? प्रेसिडेंट जो थे पहले वो घनश्याम दास बिरला थे, जो इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और उनका जो सेक्रेटरी था वो अमृतलाल ठक्कर था, जो फ्रीडम फाइटर था।
तो वो उनकी मानसिकता में ये था कि भाई अनटचेबिलिटी अंग्रेजों को दी थी, हमारे इसमें बहुत बड़े विभाजन किए थे। तो उस वक्त कौन लोग थे जो गांधी जी का विरोध कर रहे थे? तो इसीलिए इनको उन सारे लोगों से नफरत है जो ये छुआछूत वाला, या क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत पहले पूछा था कि ईमानदार है तो आप बताइए आपके कितने दलित सेक्रेटरी हैं, आपके कितने दलित जज हैं। तो आपने उनको पहले ही दरकिनार कर दिया था। वो ऑन पेपर धीरे धीरे आ रहा है और अब ये साबित हो रहा है कि इनकी मानसिकता एंटी गांधी है, एंटी दलित है। और ये अभी जैसे ही मामला बढ़ता चला जाएगा तो आगे पब्लिक अपने आप से डिसाइड करना शुरू करेगी, या आप अपना चेहरा बदल के बताओ कि आप दलितों के साथ हो या नहीं हो। दैट्स ऑल। जी जी बिल्कुल। क्या अविश जी, आपको ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी ही सबसे बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? इसलिए जब भी जो भी कुछ होता है सेंटर में राहुल गांधी ही होते हैं और उन्हीं को ही विलन बनाने की कोशिश होती है। अभी भी आप ये देखिए, नाम प्रियंका गांधी का भी लिया जा सकता था, किसी और का भी वो ले सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ही सेंटर में होंगे। जबकि वही राहुल गांधी जो है, उन्होंने प्रताप सारंगी से जाकर बाकायदा तौर पर बात करने की कोशिश की, उनका हालचाल जानने की कोशिश की। तो निशिकांत दुबे एलओपी को, नेता प्रतिपक्ष जो कि संवैधानिक पद है, उनको गुंडागर्दी, उनके सामने बोल रहे हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि कुंफू आपने इसलिए सीखा है ताकि आप जो विपक्ष, जो सांसद है सत्ता पक्ष के, उनके साथ हाथापाई कर सके। यानी कि पूरे के पूरे मामले को इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी विलन है, वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो कुंफू इसलिए सीखा है कि ये सब वो करें। और बचाव के लिए किसको उतारा है बीजेपी ने? अनुराग ठाकुर। आप ये देखिए, अनुराग ठाकुर, उनका पूरा बैकग्राउंड आप देखिए कि वो किस तरह से बैठकर उल्टा ये कह रहे हैं कि अपमान जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल उनसे पूछा जाए अपमान किया किसने है अम्बेडकर का? उनके खुद के पार्टी के नेता ने, सबसे बड़े नेता ने किया है। तो इस सब में राहुल गांधी को जो सेंटर में रखा गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अब जो पहली बात तो अनुराग ठाकुर का आपने अनुराग ठाकुर का नाम लिया। आपको वो पुराना वीडियो निकालना चाहिए दिल्ली चुनाव का, जब अनुराग ठाकुर जो है मंच पर से गाली दे रहे थे, जिसका मुकदमा भी कायम हुआ था बाद में। वो सुनाना चाहिए, पता लग जाएगा गुंडा कौन है। एक बात। दूसरी बात कि आपको ये समझ में आना चाहिए, बुशरा, इस देश के नागरिकों को समझ में आना चाहिए कि गांधी पर हमला, अंग्रेजों के समय सर्वाधिक हमला गांधी पर क्यों किया गया। लोग भले कहे न कहे, भारतीय जनता पार्टी जो अहिंसा की ताकत है, जो सत्याग्रह की ताकत है, पैदल चलने की ताकत है, जनता के बीच संवाद की ताकत है, उसको भाजपा समझती है। वो जानती है कि सेंटर ऑफ पावर राहुल गांधी है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से आगे निकल चुके हैं राहुल गांधी। अब पार्टी को राहुल गांधी का अनुसरण करना है। मैं कांग्रेस और राहुल को अलग अलग करके देखता हूं। तो उनको पता है, भाजपा को, जो मैं ये बात कह रहा हूं, बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी अकेले विपक्ष के बराबर है और वो इस बात से घबराए हुए। आप देखिए जिस तरह से अमित शाह लगातार हमला कर रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने तो साफ आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी के कहने पर बोल रहे हैं। और निशिकांत दुबे हो चाहे अन्य कोई हो जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितने खोखले हैं। इनका खाली आप क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल करके देखिए, कितने गुंडागर्दी के आरोप, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। प्रताप सारंगी पर कितने चार्जेस लगे हुए हैं और लोगों पे कितने चार्जेस लगे हैं। खाली आप वो देखो, राहुल गांधी पर गुंडई का कौन सा चार्ज लगा? राहुल गांधी ने कब क्या गुंडई कर दी? दूसरी बात कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी को अब राहुल गांधी के बचाव की कोई जरूरत है नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी का बचाव पब्लिक खुद करती है। जनता जो है वो जानती है कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दरअसल डर जो बीजेपी को है इस बात का है कि ये मामला जो है अब उनके हाथ से निकल गया है। मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मेरी बात से संभवतः जोशी जी भी सहमत होंगे कि हिंदुस्तान में अब कोई बड़ा आंदोलन आप चाहो कि नेहरू के ऊपर खड़ा करें, गांधी के ऊपर खड़ा करें, संभव नहीं है। जो बहुत कठोर बात है मगर सच। लेकिन अंबेडकर ऐसा कर रहा है, अंबेडकर का चेहरा ऐसा है कि जिनके
इर्द गिर्द बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि इतनी सामाजिक विषमता है देश में, और वैसे में लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं, और सामाजिक न्याय का इतिहास का सबसे बड़ा चेहरा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर अंबेडकर है। भाजपा यह बात जान गई है। आप पूछ रही थी कि चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, अगले चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। अब अमित शाह के साथ ये बात हमेशा के लिए जुड़ गई कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था, और भाजपा के साथ यह बात जुड़ गई कि अंबेडकर का अपमान होने के बावजूद भाजपा ने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ये चस्पा हो गया है अब उनके साथ, और जब कभी भी अभी दिल्ली का चुनाव और उसके बाद बिहार का चुनाव, या हो सकता है दोनों साथ में भी करा लिए जाएं, जब रैलियों में जब विपक्ष के नेता जब जाएंगे वोट मांगने के लिए और जब रैलियां करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को इतनी बार और इस तरह से दोहराएंगे कि बीजेपी को अपने बचाव में लफ्ज जो है वो नहीं मिलेंगे। ये साफ तौर पर लग रहा है, वो अभी भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या गिरीश जी, दो सवाल मेरे आपसे कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह ने मुश्किल पैदा कर दी है, जहां नरेंद्र मोदी को ये लग रहा था कि वो अपने लगभग 2 घंटे के भाषण में लंबी लंबी बातें करके, कांग्रेस को कोस के, सारा इतिहास सामने रख के, जिस भी तरीके से उन्होंने रखा उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, वो बचकर निकल जाएंगे। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी भी फंस गए हैं? और दूसरा, प्रियंका गांधी के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज मैंने देखा प्रियंका गांधी जब सामने सत्ता पक्ष के सांसद थे और आपस में जब ये टसल हो रही थी, जब ये रस्साकशी हो रही थी, तब प्रियंका गांधी ने जिस जोश के साथ वो जय भीम के नारे लगा रही थी और जितनी साफगोई से वो अपनी बातों को कहती हैं, जो अल्फाज तो उनके होते ही हैं, जबान भी उनकी साफ है, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हैं और कंटेंट तो उनके पास है ही। क्या आपको लगता है उनके आने से भी विपक्ष को एक और ताकत उनको मिली है, और वो भी एक बड़ा चेहरा अभी कुछ ही दिनों में एक तरह से संसद में बन गई है? नहीं भूषणा जी, देखिए अभी ये प्रियंका का लोकसभा एंटर करना यही सब बड़ा तुरुप का पत्ता था, क्योंकि राहुल गांधी को दे कैन कॉल नेम्स, जो कुछ बोल सकते हैं वो ट्वीट कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन यहां पर ये बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया है कि प्रियंका को वो कुछ भी अगर करने गए तो एक तो आप समझ लीजिए महिलाओं का अपमान माना जाएगा, उनके सामने उनके व्यू चले जाएंगे, और वो बहुत ही शालीनता से ऐसी बात कर जाती है कि उसमें से आप कुछ निकाल नहीं पाते हो। उन्होंने अभी भी जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने बड़े ठंडे कलेजे से उनको बहुत कुछ सुना दिया था, जो समझने वाले समझ रहे थे। तो ये उनकी शैली है बोलने की, और एक महिला होने के वास्ते उनका जो प्रोटेक्शन है ऑटोमेटिक, तो वो उनके पास ये हक रहेगा कि राहुल गांधी मामला छेड़ देंगे और ये उसको पीछे कितने तक ले जाना। अभी भी देखिए वो फोर फ्रंट पे, तो ये होगा कि वहां से उनका रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा उनको लिमिटेशन में भी रहना पड़ेगा। एक महिला के नाम पे सामने वो सब नहीं कर पाएंगे जो राहुल गांधी के साथ करते थे, तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। बाकी जब रही आप बीजेपी की पूछ रहे हैं, तो इनके बिहेवियर से कोई माफी का व्यवहार आप उम्मीद ही मत करिए। इन्होंने 15 लाख का झूठ बोला, कभी उसका एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने नौकरियों पे झूठ बोला, कभी एक्सप्लेनेशन दिया। अभी अडानी के मामले में इतनी सारी बात हो रही है, और आपने उसके बावजूद भी आपने अपने आईटी सेल को नहीं बोला कि अब आप माफ में रहिए। अभी वो जो जॉर्ज सोरोस का फोटो वहां लगा के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने पूरा वो फॉर्ज कर दिया फोटो, तो इनका फोटो हटा के अंबेडकर जी का वहां पे जॉर्ज सोरोस। तो इसका मतलब ये कि अभी भी उनको छूट दी गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से ज्यादा तो एक गैंग चला रहे हैं, और गैंग में गुर्गे होते हैं, एमपी एमएलए नहीं होते। ये गुर्गों को तो जैसे बोल दिया फिर वो छूट रहते चले जाएंगे बाजार में। तो मैं नहीं समझता हूं कि इनके 24 घंटे के कोई एक्शन में इनको किसी भी चीज का मलाल है। वो अभी भी इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके पीछे इनकी एक ही उम्मीद है कि पार्लियामेंट ना चले, और दूसरे मुद्दे जो है अभी आप देखिए, जैसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि अमेरिका से अब बिल्कुल मैसेज कंप्लीट आ रहा है कि भाई अडानी पे तो आपका केस कंफर्म हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दे जो वो अपोजिशन उठा के वहां पे हल्ला गुल्ला करे, इससे बेहतर ही है पार्लियामेंट को ही मत चलने दो, बाद में देखा जाएगा सड़क पे।
जी, बिल्कुल। और पार्लियामेंट हमने देखा कि लगभग इस पूरे शीतकालीन सत्र में चली ही नहीं। बस ये जब से संविधान को लेकर बहस जब से शुरू हुई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि उस पर तो बातचीत हो रही है, लेकिन उससे पहले तमाम जो ज़रूरी कामकाज थे, वो एक तरह से हमने ठप देखे, क्योंकि अडानी का नाम लेना अब सबसे बड़ा गुनाह हो चला है पार्लियामेंट के अंदर। और आप अडानी का नाम लीजिए और उसके बाद देखिए फिर आप ओम बिरला और जगदीप धनखड़ क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, वो सब हमने देखा है। और किस तरह से काम हुआ पूरे पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र में, वो भी अपने आप में एक तरह से नजीर है कि कैसे पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं, लेकिन क्या इसके राजनीतिक नुकसान जो हो गया है, क्या बीजेपी उसकी भरपाई कर पाएगी आवेश जी, या आपको लग रहा है कि अब तीर निकल चुका है, अब ये वापस कमान में नहीं जाएगा? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के, मैं ज्योतिषी में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा कि ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद लग रहा था कि थोड़ा सा ताकतवर होंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो हिंदुस्तान जिस तरह से टैरिफ लादने की कोशिश कर रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और वो भारत के जो भी यहाँ भारत का इंपोर्ट है उसको अपने यहाँ स्वीकार कर सकता है। दूसरी चीज कि घरेलू मोर्चे पर लगातार विपक्ष का हमला तेज होता जाएगा। विपक्ष, देखिए, हिंदुस्तान के लोगों को स्थिरता की आदत नहीं रही। ये स्थिरता जो है 2014 के बाद आने शुरू हुई। नहीं तो तमाम राज्यों में और केंद्र सरकार में बार बार लगता था सरकार अब गिरी तब गिरी, समर्थन से सरकारें चला करती थी कोई सरकार, इसीलिए अनाचारी नहीं हो पाई, फांसीवादी नहीं हो पाई, तानाशाही इस देश में नहीं पनपी। अब जो ये 10-12 साल की स्थिरता है वो जनता को परेशान कर रही है, बहुसंख्यक जनता को परेशान कर रही है। भाजपा को कितने फीसदी लोगों का वोट मिला है यह बात तो हम जानते हैं कि भाई जिसने भाजपा को वोट नहीं किया है 60-65% पब्लिक, वो तो विपक्ष की पब्लिक, उनको कहां से आप अस्वीकार कर सकते हो। तो वो अब अपना रूप दिखा रहे हैं, अब वो गुस्से में है, नाराज है। भाजपा अपने आप को बचा सकती थी अगर संघ की बात मान करके नेतृत्व परिवर्तन कर लिया जाता। बीजेपी, देखिए एक बात आपको बताऊं बुशरा, कि ये सच्चाई है कि 1998 में जब अटल जी की सरकार थी तो वो 5 साल भले चली हो, लेकिन वो जनता की सरकार थी। जनता ने उसको लेकर के ठीक ठीक ओके है, सिकंदर बख्त है और जो नेता है थोड़ा उदारता के साथ, कमियां उसमें भी थी, अरुण शौरी जैसे नेता थे जिन्होंने अम्बेडकर को फर्जी बनू कहा था, तमाम विसंगतियां थी, लेकिन फिर भी लोग स्वीकार। अब क्या है कि अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, राजनीति करने में दिक्कत हो रही है। आप संसद में नहीं बोलने दो। जब संसद में पूरे संसद को हाईजैक करके रखा है इन लोगों ने, आप सोचो कि स्पीकर किस तरह का व्यवहार करते हैं, कैसे बिल पास कराए जाते हैं, ये अपने हिसाब से संसद में लोगों को बोलने देते हैं, अपने हिसाब से चाहते हैं कि सांसद आचरण करें। तो कुल मिलाकर के जो पार्टी, आप सोचिए कि जब अभी जो बिल पेश हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसके लिए व्हीप जारी कर देती है, माने खुद ही वो पिटा लिए व्हीप जारी करके। माने हमको आश्चर्य होता है कि कुछ भी हो तो व्हीप जारी कर दो, और उसके लिए बहुत बेइज्जत हुए हैं। उसका डर कितना बड़ा है। दरअसल वह डर, याद रखिए बुशरा, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था उस रात के मोदी के चेहरे को याद करिए। वह चेहरा भले मुस्कुराता आप दिखाई दे, लेकिन जब कभी भाजपा संकट में पड़ेगी उस चेहरे को याद करिएगा। वही असल चेहरा है। जो 240 की पीड़ा है ना, वो अपरंपार है। अगर आज नायडू या नीतीश एक बार कह दे कि हम विचार करेंगे समर्थन में, आप देखिए भाषा कैसे बदलती है, बोली कैसे बदलती है। बड़ी बात कड़वी है मगर सच है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल तक राज किया, जी। गुजरात दंगे जैसी घटना हमारे देश में घटी,
जो कत्लेआम मचाया गया उसको हम भूल नहीं सकते। जिस तरह से हमारे देश की अदालतों को पंगु किया गया वह हम भूल नहीं सकते। सच्चाई यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी समय रहते राजनीति करना सीख गई होती तो 10-12 साल तक एक तानाशाह की सरकार हम लोगों को नहीं सहनी पड़ती, हिंदुस्तान को नहीं सहनी पड़ती। कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को अब आने वाले समय में अपनी राजनीति के धार पैनी करनी होगी और अगर सत्ता में आते हैं तो अब वह परंपरागत राजनीति देश से चली गई, बीत गई, इतिहास बन गई। अब नए सिरे से नए तरीके की जनपक्षधर राजनीति करनी होगी। जनता सर्वोपरि है, ये मानना पड़ेगा। बीजेपी अगर जाएगी तो सिर्फ इसलिए जाएगी कि वो जनपक्षधर नहीं है। बिल्कुल। और ये साफ भी है कि ये लड़ाई, चाहे लोकसभा का चुनाव देखें, लगातार ये लड़ाई दरअसल जनता लड़ रही है। एक तरह से जनता विपक्ष का काम करती हुई भी नजर आ रही है, ये साफ तौर पर लग रहा है। और अब ये देखना होगा ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है और किस तरफ जाता है। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी इसमें पूरी तरीके से फंस गई है और इसीलिए वो इस तरह के झूठ और षड्यंत्र का सहारा ले ली जिसके लिए वो जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका, आवेश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।